हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रेपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इन पेपर्स की प्रेपरेशन कर रहे हो। 1030 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं 1031 क्वेश्चन। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए ही है, प्रॉपरली आप हर एक तरह का एमसीक्यू कर पाओ। तो प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करके, जिसमें आपको दो जो है बैचेस मिलेंगे। एक है 1499 का, एक है 2499 का बैच। दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं। 1499 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, उनको ये नहीं पता कि हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से करें, जिस पे ज़्यादा फोकस करें। साथ ही में एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। एंड 2499 का बैच उन बच्चों के लिए है जिनको अभी बेसिक क्लियर करना है। अभी उनको ये है कि हमें प्रॉपरली स्टार्टिंग से पढ़ना है। सो इसमें सबसे पहले आपको बेसिक करवाया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्लस ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, थोड़े अच्छे से क्वेश्चन आज फिर करते हैं। सो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Which of the instructions are most appropriate to be provided by the nurse to a patient undergone cataract surgery? तो इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगी, जो कि नर्स प्रोवाइड करेगी उस पेशेंट को जिसकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है? ऑप्शन है आपके पास, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड वाइल स्लीपिंग, keep the room environment cool and dry, avoid climbing stairs, take a stool softener daily at night. So obviously सबसे important रहता है कि वो elevate करके रखे head of the bed while sleeping, क्योंकि इस टाइम पे हमें आई की जो स्ट्रेनिंग है वो कम करनी है, बिकॉज इसका सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन होती है इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर। सो आईओपी का इंक्रीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है और पेशेंट की सर्जरी हुई है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें आई के ऊपर कोई भी स्ट्रेन नहीं डालना, तो उसके लिए हमेशा एलिवेट करना हेड ऑफ द बेड व्हाइल स्लीपिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। A 3 years old child is admitted with a partial and full thickness burn over 30% of the body, with significant adverse outcome during first 48 hours should be prevented. 3 साल का बच्चा है, पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न है उसे, 30% ऑफ द बॉडी, मतलब 30% ऑफ द बॉडी उसकी जल चुकी है। तो कौन सा एडवर्स आउटकम जो है हमें पहले 48 आवर्स में जो है प्रिवेंट करना है? शॉक, निमोनिया, कॉन्ट्रैक्चर्स, हाइपरटेंशन। सो ऑब्वियसली शॉक, बिकॉज 30% ऑफ द बॉडी इज अ वेरी ह्यूज परसेंटेज ऑफ द बॉडी जो कि बर्न हो चुकी है, जिसमें फ्लूइड लॉस सबसे ज़्यादा हुआ होगा पेशेंट का, जो कि हमें देखने को मिलता है। तो फ्लूइड लॉस से एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ योर शॉक। तो शॉक को हमें प्रिवेंट करना है। शॉक को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे कि पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड रिसस्टिकेशन सबसे पहले करोगे। सो जो ऑप्शन नंबर राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन अ यंग चिल्ड्रंस? तो यंग चिल्ड्रंस में मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है मेनिंजाइटिस की? मेनिंजाइटिस होता है मेनिंजिस की इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। सो आपके पास ऑप्शन है एपिलेप्सी, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, ब्लाइंडनेस, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा इज योर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो जब आपने मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ा होगा तो उसकी सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन जो बनती है दैट इज योर हाइड्रोसेफेलस। तो इन सारे ऑप्शंस में कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस क्या होता है कि सेफेलस, योर ब्रेन में हाइड्रो मतलब पानी जो है वो फिल हो जाता है, पूरा ब्रेन जो सूज जाता है, और ये किसकी कॉम्प्लिकेशन है? मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रिवेंट करो और इसके लिए अंडर ऑब्जर्वेशन बच्चे को रखो। नेक्स्ट है द की इंस्ट्रक्शंस टू द गिवन टू द पेशेंट विद एपिलेप्सी एज फॉलो एक्सेप्ट। तो आप एपिलेप्सी वाले पेशेंट को की इंस्ट्रक्शंस दोगे, एक्सेप्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे? टेक शावर इन द बाथ टब, मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट, टेक मेडिकेशन डेली, अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग एंड हाइपोग्लाइसीमिया। सो ऑब्वियसली उस पेशेंट को कभी भी बाथ टब में शावर लेने के लिए आप मना करोगे, क्योंकि उसमें अगर उसको सीजर्स आ गए तो वो ड्रॉन हो जाएगा और वो बच्चा नहीं पाएगा, ठीक है ना। बाकी आप मेडिकेशन और सीजर्स के चार्ट को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली बोलोगे, मेडिसिन डेली लेना ये भी बोलोगे, और एल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करना ये भी बोलोगे। सो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है, ये तो आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, बट कौन सी नहीं दोगे कि टेक शावर्स इन द बाथ टब।
नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ऑक्सीजन इन अ पेशेंट विद सीओपीडी। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में मोस्ट एक्यूरेट वे कौन सा है नीड ऑफ ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने का? सो आपके पास ऑप्शन है observing the skin color, nothing change in the vital sign, asking how the patient feels, blood gas। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही होता है कि सीओपीडी में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हमें देखने को मिलती है। तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन है उस हिसाब से ही हम उसको क्या है ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको ब्लड गैस एनालिसिस करना पड़ता है कि ब्लड में क्या गैस का एनालिसिस चल रहा है, क्या कॉम्पोजिशन चल रही है, कितना रिटेंशन है, कितनी ऑक्सीजन देनी है। और इस पेशेंट को वैसे भी ऑक्सीजन जो है 1 से 2 लीटर से अबव नहीं दी जाती, बिकॉज ऑलरेडी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रही है और ऑक्सीजन भी रिटेन करेगी, तो पेशेंट जो है कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4, ब्लड गैस एनालिसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको थोड़ा सा बैचेस का इन्फॉर्म कर दूं, अदरवाइज अगर किसी को नहीं सुनना तो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता है। सो 1500 का बैच है, एक है 2499 का बैच। सो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक जो है क्लियर है, अभी उनको इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है। तो इस बैच में इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक अभी क्लियर करने को पड़ा है, उनको अभी ऑर्गन्स के बारे में समझना है। सो इसमें सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से आज ही बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों का क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द इमीडिएट एटेंशियल केयर टू प्रोवाइड टू ऑल द इन्फेंट एक्सेप्ट। सो आरआरबी में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि ये सारी जो है इमीडिएट एसेंशियल केयर है, इनमें से कौन सी इमीडिएट नहीं है? प्रोवाइड वार्मथ, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। तो देखो सारी देख के लग रहा है कि ये तो सारी इमीडिएट केयर है क्योंकि इम्यूनाइजेशन भी करते हैं, इन्फेक्शन भी। बट जो ये इम्यूनाइजेशन है ये इमीडिएट केयर नहीं होती, ठीक है। इमीडिएट का केयर जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसको वार्मथनेस चाहिए, ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कराओगे। सो इम्यूनाइजेशन जो है वो इमीडिएट केयर में नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following patient is at risk for developing CAD? So coronary artery disease का रिस्क किस पेशेंट को सबसे ज्यादा है? आपके पास ऑप्शंस देखो दे रखे हैं, वेट अबव नॉर्मल, rheumatic fever during childhood, हिस्ट्री ऑफ मिट्रल वॉल रिपेयर, हिस्ट्री ऑफ हॉट सूप। सो ऑब्वियसली जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा CAD का खतरा होता है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज का। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज अ प्रायोरिटी आफ्टर कार्डियक कैथराइजेशन। तो कार्डियक कैथराइजेशन में सबसे प्रायोरिटी में नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी रहेगी? प्रोवाइड हाइड्रेशन, मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग, चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर। सो ऑब्वियसली मॉनिटर करना साइट फॉर ब्लीडिंग इज अ प्रायोरिटी आफ्टर अ कार्डियक कैथराइजेशन, क्योंकि ब्लीडिंग हेमेटोमा हो गया अगर तो पेशेंट को फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइज हो सकती है। तो प्रायोरिटी में साइट ऑफ ब्लीडिंग देखना इज अ इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर। नेक्स्ट है एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट इज नोन एज। तो लाइट को एबनॉर्मल, लाइट से एबनॉर्मल सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, डिप्लोपिया, फेजिया, फोटोफोबिया। तो इट इज नोन एज फोटोफोबिया, जो कि हमें ब्रेन की प्रॉब्लम्स लाइक हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, इन सब में इंक्रीज ICP देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट को लाइट देखते ही बहुत चिड़चिड़ापन होता है। सो आपने देखा होगा आपका भी कभी कभी हेडेक होता है, तो फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, फोनोफोबिया होता है साउंड से सेंसिटिविटी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट। तो पहला स्टेप क्या होता है एब्डोमिनल असेसमेंट का? प्रिकॉशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन या फिर ऑस्कल्टेशन। सो इस क्वेश्चन का ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद ही कमेंट में आंसर लिखना। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो हमारा था कि अप्रोप्रिएट गोल फॉर अ क्लाइंट विद एंग्जाइटी वुड बी, सो वेंटिलेट हर फीलिंग टू द नर्स। ठीक है, अगर किसी को एंग्जाइटी है तो हमें उसकी फीलिंग्स को वेंटिलेट करना पड़ेगा ताकि हमें उस एंग्जाइटी का कॉज पता चले कि इस एंग्जाइटी के पीछे प्रॉब्लम क्या चल रही है, इस एंग्जाइटी के पीछे कॉज क्या है। क्लियर? सो आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे हो। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करने हैं, बिकॉज
तैयारी फुल ऑन स्टार्ट हो चुकी है, कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। एक है 1500 का 3 मंथ्स का बैच, एक है 2500 का बैच। तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। बेसिक क्लियर वाले इस बैच की तरफ जाएं, और जिनको बेसिक क्लियर करना है वो ज़रूर इस बैच की तरफ जाएं अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आज ही से प्रिपेयर कर दो, क्योंकि पेपर जो है वो आपका कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और टाइम कब निकल जाएगा। सो मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।